पूरी माला करके चाय पिए ना। चलिए जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। फलसन्धि विषये इदानीं पाठः प्रचलति। तत्रापि रूप्रकरणं, फलसन्धौ रूप्रकरणम् अस्ति, अर्थात समः सुटि इत्यादि अनेक सूत्रैः अत्र रूः इति विधीयते। अतएव अस्य प्रकरणस्य नाम रूः इति प्रकरणमस्ति। तस्य आदिमं सूत्रम् इदानीं पठामः। समः सुटि। मित्रों, यह संधि का जो प्रयोग है यह होता है वैकल्पिक रूप से कहीं कैसे, इसका प्रयोग बहुधा देखा जाता है। तो इस संधि को हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र है संधि का समः सुटि। इस संधि में यह जो रूप प्रकरण है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो रुत्व विधायक सूत्र होता है, अर्थात जो रूप करता है। तो जैसे कि यहाँ पर रुत्व विधायक जो सूत्र है वो आपका है ये समः सुटि। बाकी और सभी सहयोगी सूत्र हैं, मुख्य सूत्र एक ही है। ठीक है जी। अब समः सुटि का क्या अर्थ होता है? समः सुटि का अर्थ है, ये इसके इन सूत्रों के अर्थ अत्यंत सरल थे। इस बात को जानते हुए हमने यहाँ पर उसको कोई बहुत ज्यादा है उसको ज्यादा वेरीफाई नहीं किया उसको, और ज्यादा और सरलीकृत नहीं किया उसको कि हाँ कैसे और करें। तो इसका अर्थ है सूत्र का समो सुटि। सीधा सूत्र का अर्थ क्या बनता है आपको बता देते हैं। समो, एक आपने सुना होगा सम नाम का एक प्रादियों में पढ़ा गया था, एक प्रादि था सम जी। तो उस सम के समूह रू, सम को रू होता है। तो समः यहाँ है षष्ठी विभक्ति, तो अलुंत्य से सूत्र आएगा और कहेगा कि सम के जहां षष्ठी होता है वो अंत को कहेगा। तो क्या है, सम के मकार को रू होता है। सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा, सम के समो रू, मतलब पूरे सम को नहीं बल्कि सम के म को रू होता है। जैसे ये हो गया सम नाम का ये प्रादि, इसके ओनली ऑन म को होगा ये कार्य। कब होगा उसकी एक शर्त है, सुटी। जब सुट परे हो, तो सुट परे हो तो सुट का बचता क्या है, ये एक सुट आगे आपको बताया जाएगा। ये सुट नाम का एक आगम है जी। आप आगे पढ़ोगे। सुट में टकार की हलंतम से संज्ञा होती है जी। और उकार की उपदेश से जन्नासिक से संज्ञा होती है। जो सुट का फाइनली जो बचता है वो बचता है आपका स। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि सुट परे हो, अर्थात ये सकार परे हो, सुट का सकार होना चाहिए वो, तो सम के म को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। आइए हम जो आपको पढ़ाते जा रहे हैं वो करते चलते हैं। जी। जैसे सम इस करता है, इस प्रयोग को देखिए, यही प्रयोग हमें आज बनाना है। इस प्रयोग में है सम इस करता, सम के मकार को रू हो जाएगा। सम का मकार है यस है, सम का म, इसको क्या हो जाए, रू। कब, जब सुट परे हो। तो आप जो इसकर्ता में जो ये स देख रहे हो, ये वाला स सुट का सा है। जी। है क्या जी। करना है, ये आपको क्या समझना है, ये सुट का सा है, ये आपको मानना है अभी। ठीक है। हाँ। जी। जी। और बाकी जब सुट क्या कैसे क्या इसकी प्रक्रिया आगे जब
आगे के प्रकरणों में बताई गई है, तो अभी तो आपको बस ये मान के चलना है सुट का सा है, ठीक है, इस कर्ता के आगे। तो सम के म को रू हो जाता है सुट के परे रहते, तो म को हमने क्या कर दिया रू, और रू का बचता क्या है, मतलब ये हम रू करेंगे, ध्यान रखना है ये वाला रू, जी और जी। इसका बचता क्या है, रू का बचता है र, रा। क्योंकि जो इसमें उकार है उसकी उपदेश अजनुनासिक सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होने से तस्लोपा से लोप हो जाता है, तो बचता क्या है इसका, रा। र बचता है, ठीक है जी। जी तो इसीलिए आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर लिखा है, जब दूसरी कंडीशन है माँ को, इसके बाद ये दूसरी कंडीशन में देखिए स र स्कर्ता, मतलब हमने उकार का लोप कर दिया और जो अब उसके बाद जो र बचा उसको लिख दिया, माँ के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया ये। जी हालांकि यहाँ पर समस्कर्ता में आप देखोगे पहले मोनुस्वार प्राप्त है, उस जी जी मोनुस्वारा की प्राप्ति में यह सूत्र आरंभ किया गया है, समासुटी था, उसका अपवाद बन जाएगा। तो जी सम, तो आपने र कर दिया इसको तो स्थिति बन जाएगी, मतलब र कर दिया मतलब सम के माँ को रू कर दिया, रू का बचेगा र, तो स्थिति बन जाएगी स र स्कर्ता, ठीक है। अब आपको अगला सूत्र लगाना है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र का अर्थ होता है अत्र, अत्र, अत्र की व्याख्या क्या है, अत्र की व्याख्या है रूप प्रकरणे। जी हाँ जी, ये आगम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये आदेश है। अत्र का मतलब क्या है, रूप प्रकरणे, क्या मतलब है अत्र का, रूप प्रकरणे, इस जो रूप प्रकरण चल रहा है इसमें रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक कर देना है, आपने रू कर दिया है ना, रू का बचा र, स्थिति हुई जी सरस्कर्ता। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार कर देना है, वो पहले अनुनासिक कर देना है। जी तो आइए देखते हैं, ये रूप प्रकरण चल रहा है, मतलब ये इस वाले रूप प्रकरण की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी में दो रूप प्रकरण हैं, ओ एक तो ये समासुटी से आगे के 4-5 सूत्र हैं, मतलब एक तो ये समासुटी, और अभी आपको जो कल पढ़ाए जाएंगे उनमें जो उनके द्वारा जो रू का विधान है, और सूत्र रू नहीं करते, अब जो यहाँ पर लिखे हैं वो जो जी आगे पढ़े जाएंगे और वो सूत्र कुछ रू करते हैं। तो एक तो वो रू प्रकरण है, एक ससजसो रू पर दूसरा वाला रू प्रकरण है। तो ये वाला जो नियम है रू प्रकरण में, क्या ये अनुनासिक होना, अनुस्वार होना, ये कौन से वाले रूप प्रकरण का नियम है, इस वाले का, जहां पर ये पढ़ा जा रहा है। ससजसो रू में ये काम नहीं करेंगे, कौन कौन से सूत्र, अत्रानुनासिक से पूर्व से तुवा और अनुनासिकात पर अनुस्वार, ये आपको ध्यान रखना है जी हम अपनी ससजसो रू सूत्र पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तो एक बार वहां पर भी स्मरण आपको दिला देंगे। तो हमने क्या कर रखा है, अत्रानुनासिक से पूर्वस्तु लगाना है, इस रू प्रकरण में रोह पूर्वस्य, मतलब रू से पूर्व जो वर्ण होगा उसको अनुनासिको वा, उसको हमें क्या कर देना है, अनुनासिक कर देना है, मतलब ये ऐसा चंद्रबिंदी युक्त कर देना है, जी उसको इस प्रकार का समझ। जी तो आइए जी करके देखते हैं। तो देखो रू का र ये रहा, यहाँ पर आप देखिए इस वाली कंडीशन में स र स्कर्ता, जी तो स र, ये रू का र है ना, इस वाला रू प्रकरण चल रहा है, तो रू से पूर्व जी वर्ण क्या है, सकारोत्तरवर्ती अकार, जी रू से पूर्व में क्या है, सकारोत्तरवर्ती अकारों के, प्रकार जी तो उसको क्या करना है आपको, रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक कर देना है। तो अनुनासिक कर दिया, अनुनासिक करने पर ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, जी क्या बनेगी, स र स्कर्ता, जी बात आ गई समझ में। जी अब क्या करना है, अब दूसरा सूत्र देखिए, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकम रूपम विहाय, रूपम वहां पर मूल में पाठ था नहीं,
लेकिन उसका ये जो अर्थ निकलता है वहमी व्याख्याकार ने जो दिया है, तो हमने इसको कोष्टक में जोड़ दिया है कि अनुनासिक वाले रूप को छोड़ करके, मतलब जो आपने अनुनासिक बना दिया, एक बार बना दिया, ठीक है, एक वो अनुनासिक वाला पक्ष, तो उस पक्ष को छोड़ जी करके क्या करना है, दूसरे पक्ष में रोह पूर्वस्मात, अर्थात रू से जो पूर्व वाला वर्ण, वही जो आकार, साका आकार जिसको तुम अभी अनुनासिक किए हो जी वो, पर उस वाले पक्ष को छोड़ करके करना है क्या, रो पूर्वस्मात पर अनुना वो अनुस्वार आगम स्यात्, उसको अनुस्वार आगम कर देना। अच्छा जी जैसे आपने वहां पर अनुनासिक किया था, ऐसे यहाँ पर क्या कर देना है, अनुस्वार आगम स्यात्, अनुस्वार कर देना है। तो इसलिए ये जो आप दूसरा रूप देख रहे हो ये अनुस्वार वाला है, रू से पूर्व में वही है आपका शाखा, तो आपने क्या कर लिया, अनुस्वार कर दिया। तो अब जी आपके पास दो पक्ष हो गए, एक तो अनुनासिक वाला पक्ष जहां पर अत्रानुनासिक से पूर्व से तू हुआ लगा, और एक है आपके पास अनुनासिकात पर अनुस्वार, जब अनुस्वार हो गया तब। ये दो पक्ष आपके सामने उपस्थित। जी अब इन पक्षों में आपको क्या करना है, इन्हीं पक्षों में आगे चल के अब इनमें से सूत्र लगाना है, खरबसानयोर विसर्जनीय। ये सूत्र काम क्या करता है, यह सूत्र विसर्ग करता है। ये सब जो मामला आप जो पढ़ रहे हो ना, ये विसर्ग संधि का है वस्तुतः, जी ठीक है। तो विसर्ग संधि प्रकरण जैसा ही है ये, फिर यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि खरबसाने और विसर्जनीय, ये सूत्र क्या करता है, विसर्ग बनाता है। इस प्रकार से कहता है कि विसर्ग हो जाए, पर विसर्ग होगा किसको, विसर्ग के लिए ये सूत्र कहता है विसर्ग किसको हो, तो ये बताता है सबसे पहले कि रेफस से विसर्ग, रेफ को विसर्ग होगा, पर परे क्या होना चाहिए, मतलब पदांत रेफ को विसर्ग होगा, पदांत से को भी इसी में जोड़ दी, पदांत रेफ को विसर्ग होगा, जी पर कब, खर परे हो या फिर अवसान हो, खरी अवसाने, सूत्रकार क्या बनेगा देखिए एक बार, कि खरी अवसाने पदांत रेफस्य विसर्ग, अर्थात पद के अंत में ये र होना चाहिए, इसके बाद क्या परे होना चाहिए, खर नाम का प्रत्याहार। ओके, तो क्या हो जाएगा, यह जो पदांत रेफ होगा यह विसर्ग में बदल जाए। एक नियम है, विसर्ग संधि का नियम है, आप इसे अच्छे से समझ लेना, आपको हर जी जगह काम आने वाला है। जी तो आपको खर प्रत्याहार तो समझ में आता होगा कि खर जी प्रत्याहार का यदि पहला कोई दूसरा वर्ण है तो हमें पदांत रेफ को विसर्ग कर देना है। जी अच्छा, पर अवसान क्या होता है, क्योंकि इसमें तो एक दूसरी भी चीज आई हुई है, अवसाने। तो अवसाने को ये आगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में ग्रंथकार बताएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं फिर भी उसे। अवसान का मतलब होता है कि या फिर र के बाद कुछ भी परे ना हो, कुछ भी परे न रहना अवसान। या तो देखो एक कब होगा ये विसर्ग, या तो खर परे हो, खर परे रहने पर अवसान माने विश्राम ना या भाई फिर, साहब, जी जी, अवसान को विश्राम भी बोलते हैं ना हम लोग, रुकना जहां पर हो, अंत में कुछ ना हो उसके बाद फिर। यही बोलते हैं। और हम वरना जब वो विरामो वसानम पढ़ाएंगे ना, विराम तब वो जी बताएंगे, जी जी ठीक है। पर दो चीज हो चाहिए, या जी तो र के बाद खर हो और या फिर अवसान हो। अवसान का मतलब या फिर खर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। इस खरबसाने और जी विसर्जनीय को सदैव स्मरण करिए। विसर्ग कब बनता है संस्कृत में, या तो खर परे होता है तभी विसर्ग आपको दिखाई देगा, जी अन्यथा कब दिखाई देगा, जब कुछ भी ना हो। जैसे जी देखो रामः, अब तुम कह के रुक गए, अब यहां बाद में विसर्ग क्यों है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो खर और अवसान के परे रहते क्या हो जाता है, रेफ को विसर्ग, मतलब र को विसर्ग बन जाता है।
अभी जी। दोनों स्थिति में देखिए, संरसकर्ता अनुस्वार वाला पक्ष और ये वाला है अनुनासिक वाला पक्ष। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, विसर्ग कर देना है पदांत रेफ को। क्या खर परे है क्या या फिर अवसान है, दोनों में से क्या चीज है? तो कहा जी यहाँ पर खर परे है। क्या इस कर्ता है ना, इस कर्ता का जो जी। स, जी। दोनों जगह पर क्या है, खर परे है। तो जी। विसर्ग कर दिया आपने। विसर्ग करने पर रूप बना आपका दोनों पक्षों में। सबसे पहले ले लो आप अनुनासिक वाला पक्ष, दूसरा ले लो अनुस्वार वाला पक्ष। तो दोनों पक्षों में आपने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। तो स्थिति बनेगी सं स्कर्ता और सं स्कर्ता। ठीक है। जी। जी। विसर्ग के बाद क्या होगा, एक वार्तिकम है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में। वार्तिकम है संपुम का नाम सो वक्तव्य। ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ बहुत सरल है, इसलिए हमने कोष्टक में एक विसर्गाणाम पद को बीच में जोड़ दिया है, जिससे कि आपको वार्तिक का अर्थ वार्तिक से ही क्लियर हो जाए, कोई अलग से अर्थ बताने की जरूरत ना पड़े। जी। तो क्या है ये कि संपुम का नाम विसर्गाणाम, इतना जोड़ लो कि सम मतलब एक ये सम नाम का शब्द, जी। दूसरा पुम नाम का शब्द और तीसरा कान नाम का शब्द। ये तीन है ना, सम पुम कान नाम, अर्थात सम पुम कान। यदि इन संबंधी विसर्ग है, मतलब या तो वो सम का विसर्ग हो या पुम का विसर्ग हो या कान का विसर्ग हो, तो उसको क्या कर देना है, विसर्गाणाम सो वक्तव्य, मतलब विसर्ग को स हो जाता है, शह वक्तव्य। क्या हो जाता है, विसर्ग को श हो जाता है। तो जी। देखिए हमारा जो यहाँ पर ये विसर्ग है, ये सम संबंधी विसर्ग है। सम का विसर्ग है ना ये। जी। वहीं से चालू हुआ था। हाँ, तो वहीं से चालू हुआ है, ये सब आपने पकड़ लिया उसे। तो सम संबंधी विसर्ग है। तो ये वार्तिक किसको क्या क्या करता है, सम या पुम या फिर कान संबंधी यदि विसर्ग है तो विसर्गाणाम सो वक्तव्य, ये विसर्गों को स करने के लिए वार्तिक है। जी। तो विसर्ग ने उससे, विसर्ग को उसने क्या बना दिया, स के रूप में परिणित कर दिया, दंत सा के रूप में। ठीक है। जी। तो दंत सा के रूप में इसने परिणित कर दिया। तब आपका क्या रूप बन जाएगा, जो रूप बनेगा यहाँ पर देखिए, ये विसर्ग को इसने स बना दिया है इस वाले पक्ष में। ठीक है। तो आपका रूप बन जाएगा क्या, अनुनासिक पक्ष में बनेगा ये संस्कर्ता, अनुस्वार पक्ष में क्या बनेगा, ये संस्कर्ता। ये दो रूप आपके बनेंगे। जी। तो यहाँ पर क्या रहा, देखो दो सकार हो गए हैं, संस्कर्ता और संस्कर्ता। देख लिए ना। जी। हाँ, तो ये संधि थी, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। मैं एक बार इसको वो संस्कृत वाला उसको कैसे लिखना है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसको लिखना कैसे है आप। ये भी देख लीजिए आप, रूप लेखन प्रकार कैसे लिखना है। तो सम स्कर्ता इत्यत्र मस्य मोनुस्वारः इति अनुस्वारे प्राप्ते तत्प्रवाद्य समः सुटि इति सूत्रेण समः मस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे च कृते सरस्कर्ता इति स्थिते अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण रोः पूर्वस्य विकल्पेन अनुनासिके कृते पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारागमे च कृते संस्कर्ता और संस्कर्ता, इस प्रकार से इति स्थिते सर्वसारयोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्गे प्राप्ते। रेफ के स्थान पर तो विसर्गे प्राप्ते
संपुम का नाम सो वक्तव्य इति वार्तिकेन रेफस्य सकारे कृते। इन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से कहा है, हमने तो विसर्गों को स कर दिया था और ये कह रहे हैं कि रेफ को विसर्ग प्राप्त होगा कर्मसार विसर्जनीय से, और उसको संपुम का नाम सो वक्तव्य इति वार्तिकेन रेफस्य सकारे कृते, रेफ को सकार कर दिया इन्होंने डायरेक्ट, अच्छा सर्ग बनाए। हाँ, इन्होंने प्रक्रिया में ये किया है। देखेंगे इनकी प्रक्रिया में, वैसे इनकी प्रक्रिया में मुझे लाघव दिखाई दे रहा है अच्छा ना। जी जी तो क्या बनेगा, रूप तो वही बनेगा, संस्कर्ता संस्कर्ता इति रूपद्वयम सिद्धम, ये दो रूप बनेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे बना लेने हैं, है ना। हमने जो पक्ष देखे थे जिस प्रकार से सूत्रों की प्रवृत्ति, तो वैसा बना दिया था। ठीक है, चलो जी इनकी प्रक्रिया को भी थोड़ा विचार करेंगे, इन्होंने कैसे लिखी है इन ग्रंथकार ने। चलो, और इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे संस्कार, संस्कार, संस्कृति, संस्कृति, इसी प्रकार से और क्या बन जाएगा, संस्कृतम, संस्कृतम, ये भी इसी तरीके से बनेंगे। ओके, प्रतिभा पांडे जी कुछ पूछ रही हैं, जी बताइए। सर संस्कार शब्द भी, हाँ ठीक है, प्रणाम। हाँ, ये है ना उदाहरणों में। हाँ, गुरु जी प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव, कहिए कहिए। गुरु जी, यहाँ आपने कहा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, इसमें जी, लिखा जी। हुआ है अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगमः। तो यहाँ जी। आगम तो नहीं है, वो अनुनासिक के स्थान पर आकर बैठता है अनुस्वार, तो यहाँ आदेश होना चाहिए, आगम कैसे कह रहे हैं? अनुस्वार आगम इसलिए कह रहे हैं, रू से जो पूर्ववर्ती वर्ण है जी, आकार, उसको अनुस्वार आगम हो जाएगा, है ना। आपको क्या कहना है, इसको आदेश कहना चाहिए, है ना। जी गुरु जी, यहाँ अनुनासिक को अनुस्वार आदेश होना चाहिए, क्योंकि हम फिर अनुनासिक हटा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों पक्ष अलग अलग रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है। जी, अनुनासिक वाला पक्ष अलग है और अनुस्वार वाला पक्ष अलग है। दोनों पक्षों में मतलब जब पहले वो लग जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, तो अनुनासिक के बाद दूसरे पक्ष में अनुस्वार होगा उसको। अच्छा, तो दोनों पक्षों को अलग अलग रखना है उन्हें, मतलब अनुनासिक भी चाहिए और अनुस्वार भी चाहिए, दो पक्ष हैं, इसलिए दो सूत्र हैं उसके लिए। अत्रानुनासिक अच्छा, अच्छा। और हाँ, दूसरा हम इसीलिए दो रूप बना रहे हैं। जी जी, इसीलिए हम दो रूप बना रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात गुरु जी, जब हम पढ़ते हैं ये संस्कार और ये, तो इनमें एक ही सकार होता है संस्कृत, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है ना। जी गुरु जी। चलिए इस प्रश्न को ही अब बताया जाए फिर। ठीक है, अब इस प्रश्न को बताते हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब आप पढ़ते हो संस्कार एक ही सकार है, आप किताबों में भी संस्कर्ता लिखते देखते हो तो ये तो एक ही सकार रहता है, आप यहाँ पर दो दो स देख रहे हो। इसी प्रकार से संस्कृतम पढ़ते हो तो वहां पर एक सा पढ़ते हो कि दो सा पढ़ते हो? एक ही पढ़ते हैं। एक ही रहता है आचार्य जी। कोई एक चला कहाँ जाता है, ये प्रश्न है प्रतिभा पांडे जी का। ठीक है ना, तो जया ने लिख दिया है, इसका उत्तर फिर भी हम डिटेल से देते हैं क्योंकि आप सभी उसको शायद अच्छे से नहीं समझ पाए, इसलिए और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, चलो देखो ये है सम, आगे क्या संस्कृतम की सिद्धि कर देते हैं। संस्कृता तो आप समझ गए हैं, ठीक है ना, तो संस्कृतम की सिद्धि कर देते हैं। अंकित उपाध्याय जी क्या कहना चाहते हो, बता दीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे। हाँ बताइए। प्रणाम भैया। महादेव, लघु सिद्धांत में नीचे लिखा है अत्र संपरिभ्याम करोतो भूषणे इति भूषण अर्थे सुडागमा संस्कृता। जी जी जी, तो सुट का आगम यही था इसमें। हाँ सुट का आगम वही सूत्र करता है, वो लिख दिया है सूत्र।
ठीक है। ये संपरिभ्याम करो तो भूषणे। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 है। चलो ठीक है भैया। अब हम सिद्ध कर रहे हैं संस्कृतम या फिर कहो संस्कृता, इसको सिद्ध कर रहे हैं, है ना। हमने इसको संस्कृतम ही लिख दिया है, तो इसको कैसे सिद्ध करना है, तो वही सम सुटी, सम के मकार को रू होता है, सुट के परे रहने पर सम के मां को रू कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी स रू स्कृतम। ठीक है। अब आपको क्या करना है, रू का बचेगा र, तो स्थिति बन जाएगी स र स्कृतम। अब दो पक्ष, एक अनुस्वार पक्ष, एक अनुनासिक पक्ष। ओके, अनुस्वार पक्ष, एक अनुनासिक पक्ष, तो दो पक्ष कर देने हैं। तो एक बार तो हमने अनुनासिक कर दिया रू से पूर्व वर्ण को, और इधर एक पक्ष को लिख देते हैं अनुस्वार वाला स र और स्कृतम। ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे हम, इसको विसर्ग बना दें, खरबसारे और विसर्जनीय से पदांतरेत को विसर्ग, क्योंकि खर परे है, तो विसर्ग कर दिया। विसर्ग कर दिया तो स्थिति बन जाएगी सम, और इसको भी कर दिया अनुस्वार पक्ष में, तो संस्कृत। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, संपुम का नाम सो वक्तव्य, विसर्गों को सकार करना है। वो हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं जो अभी कर चुके हैं संस्कृता में, भी सभी की सभी टोटल प्रक्रिया वही है। उसके बाद हम उत्तर देंगे है इनके प्रश्न का। तो हमने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया, सकार कर दिया विसर्ग को, तो पहला रूप बनेगा इस अनुनासिक पक्ष में, एक सा और लिखो, है ना, क्योंकि दो सा हो जाएंगे ना, एक इस विसर्ग को सा और एक सा ऑलरेडी है इस कृतम में ये, तो संस्कृतम एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा, संस्कृतम, इस प्रकार से। मतलब ये अनुनासिक पक्ष और ये अनुस्वार पक्ष। जी। आपने इन रूपों में देखा कि ये दो सकार वाला रूप है अनुनासिक पक्ष में भी, और दो सकार वाला रूप है इसमें अनुस्वार पक्ष में। पर आपको तो लोक में एक ही दिखाई देता है, तो ये क्या चक्कर है एक रूप का है, मतलब एक वाले एक सकार दिखाई देता है, इसका क्या चक्कर है। तो उसका चक्कर यह है, सिद्धांत कौमुदी में इसको लिखा है, भाष्य वार्तिक है, भाष्य वचन है ये। भाष्य वचन क्या है, समो वा लोपम एके, समो वा लोपम एके, लोपम एके कर सकते हो आप उसे। ठीक है, क्या है ये, समो वा लोपम एके, एके, एके मतलब किसी एक कोई आचार्य है, वो उन आचार्य का मत यह है, सूर्यकांत जी ध्यान देंगे, कि समो वा लोपम, के सम के मकार का लोप हो जाता है। अच्छा। विकल्प से उनका मत है उन आचार्य का कि सम के मकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। जी। तो सम के मकार का लोप हो जाता है, तो अब ये माँ को ही क्या हुआ था, रू हुआ था, उसी का र बचा था, उसी को विसर्ग हुए थे, उसी को स हुआ था। क्यों जी, उसी का है ना सब झगड़ा, माँ का इस वाले पहले वाले का। जी जी जी। तो इसका जब लोप हो जाएगा तो अपने आप एक स कम हो जाएगा, तो रूप क्या बनेंगे, संस्कृतम, एक सकार वाला रूप, केवल ये सुट वाला स बच जाएगा। केवल माँ का लोप करके उड़ा दो, फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर तो सीधा संस्कृतम जोड़ दो, यही माँ को हटा करके अनुस्वार पक्ष वगैरह रख लो, अनुस्वार और ये वाले पक्ष। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, संस्कृतम एक सकार वाला, और दूसरा यहाँ पर अनुस्वार पक्ष में भी
संस्कृतम ये बन जाएगा। बता गई कुछ समझ में? आ गई आचार्य जी, लेकिन अगर मकार का ही लोप कर रहे हैं तो फिर मकार के सहायता से जितने कार्य हुए हैं उसको कैसे रखें फिर? अब तो मकार की सहायता से, क्योंकि मकार की सहायता से ही वो रू हुआ, रू के बाद फिर अनुस्वार और वो बाकी सारी चीजें आई। और जब लोप होना ही है महोदय तो इतना झगड़ा झांसा काय के लिए किया? नहीं वो तो मत है विकल्प है, लेकिन अगर लोप करेंगे हाँ, मकार का तो मकार से जितनी भी चीजें प्राप्त हुई हैं वो सब आनी ही नहीं चाहिए फिर अरे ये अनुस्वार तो और आपने, वो भी। ये तो आपने झगड़ा डाल दिया। व्याकरण में क्या होता है आपको एक बात बताएं, व्याकरण में लोप हो जाने के बाद भी उसको मान करके आगे आश्रित कार्य हो जाते हैं। अच्छा आदर्शनम, ठीक है ठीक है। व्याकरण में दो चीज है, लोप और लुक। ध्यान दीजिए, आपको आगे विस्तार से आएगा ये लोप और लुक। लोप में तो क्या होता है, यदि किसी का लोप हुआ है तो उसका आगे आने वाले जो आश्रित कार्य है वो आप कर सकते हो यदि लोप हुआ है तो। पर यदि आप व्याकरण में किसी चीज का लुक करते हो तो वो कार्य नहीं आप कर सकते हो, जो आप जिस पक्ष को आप बता रहे हैं कि जिसका उसको लुक शब्द से कहा है पाणिनि जी ने, तब नहीं कर सकते हो आप। समझ गया आचार्य जी। वो आदर्शनम लोपा का भी अचानक याद आ गया, प्रसक्तस्य आदर्शनम करके, तो मतलब लोप हुआ है लेकिन है वहां पर ऐसा। ये अलग अलग चीजें हैं। जी जी। तो अतः ये पक्ष बनेंगे। और भी आपको बताएं आपकी जानकारी के लिए, आप लगभग देख रहे होंगे संस्कृतम के ये 4 रूप, ऐसे संस्कर्ता के भी 4 रूप हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, ये 4 रूप बन जाएंगे। पर ऐसे कुल मिलाकर के आप तो लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 2 ही रूप लिखे हैं, पर एक सकार वाला भी रूप कैसे बनेगा, समुपा समोवा लोप में के, इस भाष्य वचन से वो बनेगा, कि आचार्य का मत है वो भी बनेगा। पर इस तरीके से 108 रूपों की सिद्धि होगी। वो इसके 108 रूपों की सिद्धि लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में विस्तार से दी गई है। और अदर्शनम लोपह का मतलब क्या होता है, लोप का मतलब ये होता है विद्यमान वस्तु का अदर्शनम लोप है बस। ठीक है, हाँ, जी जी जी, याद आ गया था। और लोप को तो आप ला सकते हो, लोप को लाने के आपके पास 2 तरीके हैं। यदि वो प्रत्यय है तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से ला सकते हो, है ना। और वो स्थानीय भाव वगैरह भी उसी संदर्भ में आगे आपको बताए जाएंगे। ये पक्ष है। चलो, और कोई आपका प्रश्न? पुष्कर जी का है। हाँ पुष्कर जी। जी भैया प्रणाम। महादेव महादेव। जब भैया यहाँ समोवा लोपो एक ही यहाँ लोप हो जाएगा जब मकार का, जी तब सुट परे भी नहीं मिलेगा और मकार भी नहीं होगा, तो यहाँ सकार को रुत्व किस सूत्र से होगा? क्या नहीं होगा, सकार को रुत्व का हुआ, ये वाला सा बना है ना, सुट वाला सा बचा है केवल बस, सुट वाला सा बचा परे है। होने चाहिए तो समह सुटी से तो हो नहीं पाएगा रुत्व। तो रुत्व हमने कर कहाँ रहे हैं, मकार लो पक्ष में रुत्व किया कहाँ हमने? जब हमने मकार का लोप कर दिया तब तो कुछ नहीं होगा ना। ये वाले जो रूप बनाए एक सकार वाले, फिर अनुस्वार और अनुनासिक कैसे होगा? मकार का लोप होने पर मकार को आश्रित कार्य नहीं होंगे, म को आश्रित होने वाले कार्य। हाँ, अनुनासिक और अनुस्वार कैसे होगा फिर, क्योंकि वो रूप प्रकरण में वो क्या म को थोड़ी ना होता है अनुनासिक और अनुस्वार? क्या वो माँ को होता है क्या, आप बताइए? माँ को नहीं होता है ना। तो यही कह रहा है ना कि अत्र रूप प्रकरणे रोप पूर्वस्य अनुनासिको वा। दे रहे थे। हाँ, वृत्ति में क्या है लिखा है, बोलिए। अत्र रूप प्रकरणे रोप पूर्वस्य अनुनासिको वा। हाँ, ये पूर्व को अनुनासिक हो जाएगा जो रू, या फिर अब जो रू स्थानिक क्या है, मकार, मतलब माँ के स्थान पर ही तो रू होगा ना। तो माँ का आप लोप कर दिए हो
तो म से पूर्व में अब जो कुछ जो जी। बचा है उसको अनुस्वार भी हो जाएगा, पक्ष में अनुनासिक भी हो जाएगा। ठीक है ना? उसको निमित्त तो मानना पड़ेगा, उसको है? रकार को, रकार क्या को मानना निमित्त तो पड़ेगा? मानना पड़ेगा यहाँ, अरे वो निमित्त उसको तो निमित्त मानना कहाँ पड़ेगा। होगा? क्या मानना पड़ेगा? निमित्त तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अत्र रू प्रकरण है, यहाँ रू प्रकरण में केवल रू विकल्प से प्रकरण मात्र होना चाहिए, ये नहीं कि वहां रू हो जाए तभी ये लगेगा। समझ रहे हैं क्या नहीं? रू प्रकरण मात्र होना जी, जी, चाहिए, जी। ऐसा नहीं कि रू हो जाए तब इसकी प्रवृत्ति होगी। क्योंकि वहां जी। पर क्या लिखा है? अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, पूर्व को होता है, पूर्वस्य। तो कस्य पूर्वस्य, ये आकांक्षा होगी। तो जहां रू होगा तो वहां तो रो पूर्वस्य कह देना है, और जहां रू नहीं होगा तो वो जो मकार मकार का लोप हुआ उससे पूर्ववर्ती को हो जाएगा वहां। ठीक है ना? सूत्र में क्या है? जी भैया। सूत्र पढ़िए, मूल सूत्र क्या है? क्लियर हुआ पुष्कर जी आपको? जी भैया। सूत्र क्या कह रहा है? वृत्ति तो उसको लेकर के बनी है, सूत्र में यही बात लिखी गई है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, पूर्वस्य शब्द है वहां पर रोह पूर्वस्य ऐसा नहीं है। जी जी। ठीक है? वो तो प्रकरणतः लब्ध होंगे, कहीं रो पूर्वस्य इत्यादि जो वाक्य हैं वो प्रकरणतः लब्ध होंगे, केवल पूर्व को होता है। जी क्या समझे पुष्कर जी? जी भैया। हाँ, यही है इसका पक्ष जो है। चलिए, आपको ये बता चुके हैं आपने, और अच्छे इसमें से काफी बारीकी से प्रश्न किए अर्थ को समझते हुए। अच्छा है। राजेश कुमार जी, बताइए। राजेश जी, ये जो अनुनासिक और अनुस्वार दो पक्ष बन जाते हैं, जी जी, तो इन दोनों का उच्चारण कैसे करेंगे? अनुस्वार का उच्चारण कैसे करेंगे और अनुनासिक का उच्चारण क्या करेंगे? बस ऐसे करना है आपको उच्चारण के लिए। जैसे ये है तो संस्कृतम, संस्कृतम ऐसे, और इसको कैसे करना है? संस्कृतम। ये भेद अच्छा। रहता है। ठीक है? राधा शर्मा जी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। सर नमस्कार। हाँ जी, कहिए। इसमें यही आपने बताया ना, जहाँ जितना मुझे समझ आया, जैसे पहले सम उपसर्ग में म को पहले रू हुआ है ना, फिर रू को र, और र से पहले जो हमारा वर्ण था उसको अनुस्वार हो गया, और एक में पक्ष चंद्र में बिंदु हो दूसरे गया। पक्ष में हाँ, अनुनासिक हो गया। तो हमेशा यही स्थिति रहेगी, है ना? यही आप यही स्थिति बताना, रहेगी, बिल्कुल जब भी सम उपसर्ग होगा और बाद में स होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लिख सकते हैं धनंजय जी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शुद्ध है ये रूप। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, 108 तरीके से आप लिख सकते हैं, वो सिद्धांत कौमुदी में देख लेना वो तरीके। नहीं, मेरे को दो ही बहुत है सर। हाँ, चलो तो आज फिर यहीं तक रखा जाए, क्यों जी? हो गया पूरा प्रकरण आज का जी। तो चलिए, कल आपको और विशेष तरीके से बताएंगे इसको। कल अभी और जो बच गया है बाकी रूप प्रकरण में, अभी काफी सारी चीज शेष रह गई हैं, इसको कल करते हैं। ठीक है? चलिए जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भाई साहब। शुभ रात्रि।